सो लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने अ, मतलब कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डार्ट लैंग्वेज में। तो आज हमें वही आगे कैरी ऑन करना है कि जो कंसेप्ट हमारे रहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और जो साथ साथ किस तरह से इनिशियलाइजेशन होती है उनकी, और कैसे हम उन्हें क्रिएट करते हैं क्लासेस वगैरह, वो तो मैंने बता दिया था। अब आगे कुछ स्टैटिक फंक्शंस वगैरह के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होते हैं क्लासेस के, एंड देन कैसे हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें एक्सेस करते हैं, वो सब देखेंगे। तो मैं उसी फोल्डर में चलता हूँ। एक नई फाइल बना लेते हैं, मीट अंडरस्कोर 5 डॉट डार्ट। तो मेन फंक्शन, इसी मेन फंक्शन में हम सारा अपना कोड लिखते हैं। तो अब आगे उससे पहले क्या करते हैं, अब कल हमने देख लिया था कि क्लासेस में क्या क्या कैसे उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तेरी हम। आवाज बहुत कट रही है। ओके, वेट अ मिनट। तो हमने प्रीवियस मीट में हमने कुछ क्लासेस वगैरह, एक क्लास बनाई थी, एंड उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज रखी थी, उसके कुछ मेथड्स रखे थे, और फिर वो देखा था कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। ये रहा प्रीवियस मीट का हमारा कोड। एंड आज हम करेंगे कुछ थोड़े से और मतलब पिलर्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनहेरिटेंस। और ये बिल्कुल जावा की तरह ही, और सी जावा की तरह जैसे एक्सटेंड कीवर्ड है वही यूज करता है। अगर जो तुमने जावा की हो तो तुम्हारे लिए इजी होगा बहुत ज्यादा। तो फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे होता है, मतलब जो भी है इनहेरिटेंस वगैरह का कंसेप्ट। जैसे मैं एक नॉर्मल क्लास बना लेता हूँ, ह्यूमन। अब इस ह्यूमन क्लास का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब हम एक नॉर्मल प्रोटोटाइप बना रहे हैं ह्यूमन का। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मतलब सेट कर दूंगा। जैसे कि एक ह्यूमन का क्या होता है, हर एक ह्यूमन का नेम होता ही है, तो फिर मैं इसका नेम, एक नेम प्रॉपर्टी रख लेता हूँ। एंड देन कुछ एज भी होती है, एज। एंड और क्या कर लेता हूँ कि इसके अलावा हम्म, इसके कुछ मेथड सेट कर लेते हैं, वही वॉक। एंड इसका नाम है, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिंपल स्टेटमेंट कि ह्यूमन कैन वॉक। तो ये सिंपली मैंने एक क्लास बना दी। अब यहाँ पे कुछ रेड लाइन शो कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है वो देख लेते हैं। कि नॉन नलेबल इंस्टेंस ऑफ फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। अब हमने इनके डेटा टाइप क्या दिए हैं, स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे भी इंट दिया है। तो ये जो स्ट्रिंग और इंट होता है, हमें पता है कि डार्ट में ये नल नहीं हो सकते, और मैंने अभी तक इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो मतलब डेफिनेटली जब हम इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, तो उस टाइम पे ये नेम और इंट क्या होगा, नल होगा। बट ये नल नहीं हो सकते, इसलिए एरर दे रहे हैं। अभी हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। अभी से ही रेड लाइन हमें शो हो रही है। तो इसको दे वो करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए, या तो हम इसका कंस्ट्रक्टर अब डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीजें पास हो सकती हैं, एक तो स्ट्रिंग नेम या फिर आज एनी। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, वेट a minute then। तो आगे का देखते हैं यार। तो हमने यहाँ पे एक ह्यूमन का क्या कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, ह्यूमन क्लास का। तो हम कुछ भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं उस कंस्ट्रक्टर में। एंड
ऐसे ही एक इंटीजर एज के लिए, उसके लिए एज रख लेते हैं मान कोई। अब क्या करेंगे, दिस डॉट एज को एज रखेंगे एंड दिस डॉट नेम को हम नेम। अब क्या होगा, ह्यूमन का, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो नलेबल इंस्टेंस मस्ट बी इनिशियलाइज। यहाँ पे भी सेम एरर दे रहा है कि हाँ जो ये नलेबल है होते हैं, मतलब हम सिर्फ वही ऐसे पास किया जा सकता है, वरना ये एरर देगा जब भी हम मतलब कोई इसका एलिमेंट नहीं पास करेंगे और कंस्ट्रक्टर ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे जिसके अंदर सारे एलिमेंट हों। अब इसको और भी मतलब अगर जो हम प्रॉपरली, तो हमें अगर जो कुछ ऐसा कोई भी हमें फंक्शन बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें नल हो सकता है, तो जितना हो सके क्लास का यूज करो, मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज करो मतलब उस क्लास के आगे, तो इससे क्या हो जाता है कि वो नलेबल बन जाता है वो ऑब्जेक्ट। अब ये कोई एरर नहीं दे रहा क्योंकि इसे पता लग गया है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो नेम नाम की स्ट्रिंग है, ये क्या हो सकती है, नल हो सकती है। और ऐसे ही एज। अब ये हमने क्लास का, ह्यूमन क्लास का तो बना लिया। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास मेल। अब ह्यूमन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब काइंड ऑफ मैं ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टीज, मतलब जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, अगर जो वैसे देखा जाए तो हर हर मेल या फीमेल क्या है, एक ह्यूमन है, तो मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स एक मेल के अंदर होने चाहिए या फिर एक फीमेल के अंदर भी होने चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं इधर कि ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है मेल, तो इसीलिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का एक काइंड ऑफ यूज करते हैं और यहाँ पे ह्यूमन ये लिख देंगे। तो ये क्या होगा, मेल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ह्यूमन की, जो भी हमने उसमें डिफाइन की हुई है। और इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी हो सकती है मेल के अंदर, मतलब ज्यादा मतलब एजिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी, ऐसे करके उनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं मेल की, ऐसे फीमेल की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनहेरिटेंस में एक चीज होती है कि जब भी हम एक पार्टिकुलर इनहेरिटेड, अब जैसे ये क्लास है, इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास, और ये होगी उसकी पेरेंट क्लास। जब भी हम किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो किसका होगा, उसकी पेरेंट क्लास का। वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो पेरेंट क्लास है, अगर जो मैं इसके अंदर की प्रॉपर्टीज और इसके मेथड्स वगैरह देखूं, वो डेफिनेटली चाइल्ड क्लास से कम होंगी, क्योंकि होगा ना इसके अंदर, मैं ह्यूमन के अंदर क्या कर सकता हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ एक फंक्शन डिफाइन कर दूं कि एजिलिटी नाम का, इस तरह से। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया और इसका ऑब्जेक्ट बड़ा है, मतलब अगर जो मेल का ऑब्जेक्ट होगा और एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट होगा, तो मेल के ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेमोरी के रेफरेंस होंगे वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। और जब ऑब्जेक्ट की क्रिएशन हो रही होती है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है। वो कैसे होगी, सबसे पहले ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसके अलावा जो भी मेल के अंदर एक्स्ट्रा वो थे वो क्रिएट होंगे। इसीलिए ना इसकी जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो वन बाय वन करके कॉल होते हैं। अगर जो मैं मेल को भी आगे एक्सटेंड कर दूं एक और क्लास में, बॉय क्लास में, ऐसे सिंपल कि हाँ इनकी एज कम होती है तो इन्हें बॉय बोल दिया ऐसे मेल। तो इसके अंदर क्या होगा, जब मैं बॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ह्यूमन का, देन कॉल होगा मेल का, एंड देन कॉल होगा बॉय का। और डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जो कि तब कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। लेकिन डार्ट के अंदर ऐसे डिस्ट्रक्टर हम खुद डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन होती है ऑटोमेटिकली,
डिलीट होते रहते हैं ऑब्जेक्ट जो कि यूज नहीं होते। तो उस केस में क्या होता है, जो डिस्ट्रक्टर अगर जो इनसाइड इसके जो कॉल हो रहा है वो कैसे होता है, सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है ये ऑब्जेक्ट, मतलब चाइल्ड, फिर उसका पेरेंट एंड देन उसका पेरेंट, ऐसे करके मतलब रिवर्स हो जाता है जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्टर में होता है, जो जैसा हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन में होता है। और इसको मतलब जो ये कंसेप्ट है कि वन बाय वन करके एक वन बाय वन करके क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर का कॉल होना, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। ये तुमने शायद जावा में पढ़ा हो, अगर जो जावा की है तो। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हर एक में ही यही मिल जाएगा तुम्हें, कोई भी लैंग्वेज ले लो, जब भी हम ऐसे इनहेरिटेंस करते हैं तो इसी तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं उनमें, और ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। अब मैं इन्हें इनका मतलब तुम्हें ये बेसिक सिंटेक्स तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो तुम कर सकते हो, और ये जाके तुम रेफरेंस करना सीधा डार्ट डॉट डेव पे। डार्ट डॉट डेव क्या है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है डार्ट की, वहां पे जाके तुम डॉक्स देख सकते हो। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये था इनहेरिटेंस का सिंपल सा टॉपिक, कोई बड़ा मतलब ऐसा वो नहीं था इसमें कुछ समझने वाली बात कि हाँ बहुत डीप मीनिंग ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा हमारे पास डार्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं क्लासेस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कि हाँ क्लास की तरह ही एक हमारे पास मिक्सिन होता है। वो मिक्सिन क्या काम करता है, हम उसके अंदर भी सेम वही चीज कर सकते हैं जैसा क्लास के अंदर कर सकते हैं। मैंने मिक्सिन का कीवर्ड यूज कर लिया, एंड देन कोई भी नाम रखना है मेरे को, जैसे माई मिक्सिन, मैंने सिंपली इसका नाम रखा, देन सेम वही करली ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज वगैरह इसकी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग एनी, एंड देन इंट, कुछ भी नाम ले सकते हैं, नंबर। तो ये हमारे पास कुछ हो गया प्रॉपर्टीज इसकी मिक्सिंग की। इसी तरह से इसके अंदर हम मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मेथड्स कैसे, कुछ भी जैसा हम क्लास के अंदर करते हैं, वॉइड नाम रख दिया, इसका नाम रख देता हूँ ग्रीट, इस तरह से, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ हेलो। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल सेम जो क्लास का काम होता है वही सेम मिक्सिंग भी करता है। लेकिन मिक्सिंग आए क्यों, मतलब कोई कंसेप्ट मतलब कुछ होना तो चाहिए इनका यूज। अब एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि डार्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब कि हम सिर्फ एक ही पेरेंट चाइल्ड बना सकते हैं किसी भी क्लास की, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हम ऐसे जैसा हमने पीछे लिखा था कि क्लास मेल एक्सटेंड करके हमने जैसे ह्यूमन लिखा था, यहाँ पे हम कोमा डाल के कोई और क्लासेस नहीं दे सकते, सिर्फ एक सिंगल क्लास ही हम एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हों जो कि जरूरी नहीं है कि ह्यूमन से रिलेटेड हो, बट एग्जिस्ट करती हैं किसी पार्टिकुलर उस मेल क्लास में, तब रोल आता है मिक्सिन का। अब मिक्सिन क्या होता है, ये पेरेंट क्लास नहीं कंसिडर होगी, क्योंकि ये पेरेंट नहीं होगा, ये बस एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी का मतलब एक तरह से हम इसमें मिक्स कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें, बस इसके नाम से याद कर लो, मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट आर यूज्ड, सिंपल। अब मुझे ऐसा ही अगर जो मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन डिफाइन कर दूं, void running, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि human run, या फिर आई एम रनिंग लिख देते हैं। सिंपल लिख दिया ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास डिफाइन करता हूँ। अब मैं इस मिक्सिंग का कैसे यूज कर सकता हूँ इस क्लास में, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन रन कर सकता है यार, अगर जो उसके हाथ पैर सलामत हो तो कर सकता है। तो इस केस में हम कैसे यूज करते हैं, विद कीवर्ड का यूज करते हैं, विद विद माई मिक्सिन। अब ये क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर मिक्सिंग क्लास मतलब मिक्सिंग जो हमारा माई मिक्सिन है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ जाएंगी। लेकिन इसमें कोई कंस्ट्रक्टर चेनिंग वाला कंसेप्ट नहीं होगा, ये बस
एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। बस ये हो जाता है कि हाँ, हम इसे यूज कर सकते हैं बस, बट ये नहीं है कि ये इसकी पेरेंट क्लास बन जाएगी। अब इस इसकी मदद से ना मल्टीपल इनहेरिटेंस काइंड ऑफ कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस टाइप के स्ट्रक्चर्स, जो भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये मिक्सिन हो गया और क्लास हो गया है और इंटरफेस वगैरह हो गया, तो इनके हम एक सिंगल क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह। जैसे मैं यहाँ पे क्लास ह्यूमन विद ये लिख दिया। अगर जो मुझे एक क्या कहते हैं और एक्सटेंड करना है, इनहेरिट करना है कुछ दूसरी क्लास से, जैसे मैंने एक और क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे एनिमल की। अब एनिमल हर एक ह्यूमन एनिमल है, तो फिर ह्यूमन के अंदर ये भी एक्सटेंड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंड लिख दूंगा, एक्सटेंड एनिमल विद मिक्सिंग। अब क्या होगा, ह्यूमन के अंदर एनिमल की भी प्रॉपर्टीज आएंगी एंड मिक्सिंग की जो भी पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो आ जाएंगी। अब जैसे हम इसके अंदर होवर कर रहे हैं, ये तो क्लास दिखा रहा है सिंपल, लेकिन जब हम मिक्सिंग के ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा, ओन ऑब्जेक्ट। अब ओन ऑब्जेक्ट का मतलब ही, जैसे हम लिटरल मीनिंग पे जाएं इसके, कि ओन ऑब्जेक्ट किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर बस, मतलब जैसे ही हम ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मिक्सिन की प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन वो उसका मतलब मिक्सिन जो है, जो भी हमने मिक्सिन इसके अंदर यूज किया है, वो इसका पेरेंट नहीं बनेगा। सिंपल था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और कैसे यूज कर सकते हैं, सेम वही चीज। जैसे मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, वॉइड इसका हाइट या फिर वेट कुछ भी दे देते हैं, यार प्रिंट यूजुअली वेरी हैवी, कुछ भी लिख देता हूँ। हम एक से ज्यादा मिक्सिंग इनहेरिट कर सकते हैं। मिक्सिन नहीं, एक से ज्यादा नहीं। वेट ए मिनट, मैं इसे थोड़ा सा पक्का कर लेता हूँ, ऐसे गलत बताने से अच्छा एक और मिक्सिंग क्रिएट कर लेते हैं। माय ओनली, देन इसके अंदर क्या कर देते हैं, मैं क्या कर देता हूँ, स्विमिंग कर देता हूँ इसको। ठीक है, प्रिंट देन आई एम स्विमिंग। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, देख लेते हैं। यस वी कैन, कोई एरर नहीं आ रहा। एक्चुअली में मैंने ये गलत बोल दिया कि हाँ मिक्सिंग से नहीं, मल्टीपल मिक्सिंग नहीं कर सकते। मिक्सिंग यही काम करता है, इनहेरिटेंस में तो वो उसका पार्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए हम मल्टीपल मिक्सिंग्स का यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करके देख लेते हैं। वी वैरी, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, अब ह्यूमन को मैं खाली छोड़ रहा हूँ इसके अंदर, या फिर एक फंक्शन लिख देते हैं इसका कि ग्रीट, और इसके अंदर डाल देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ह्यूमन, ह्यूमन क्लास का। और मी इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, बन गया ऑब्जेक्ट। अब वैसे हम इस न्यू कीवर्ड को ना भी यूज करें तो भी चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं होती डार्ट में। अब हम क्या करेंगे, मी के ऊपर जितने भी ये फंक्शन है ये कॉल करके देखेंगे।
सबसे पहला ह्यूमन क्लास का ही जो फंक्शन है ग्रीट, ठीक है। अब और जो मिक्सिंस है उनके फंक्शन एक्सेस करके देखते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सारे मेथड्स दिए हुए हैं जो भी हमने मिक्सिंस में लिखे हुए हैं, और इवन एनिमल में भी लिखे हुए हैं। वो तो इसकी पेरेंट क्लास है तो वो डेफिनेटली होंगे ही उसके अंदर तो। लेकिन जो मिक्सिन है उसके भी सारे मेथड्स इसके अंदर हैं। तो एक बार सारे कॉल कर लेते हैं। सो सारे कॉल हो गए और बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है, कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ से पता चला कि हम मिक्सिंग का यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की मिक्सिंग का यूज करके। तो ये था मतलब मिक्सिंग्स के बारे में। और मिक्सिंग्स हम फ्लटर में काफी यूज करेंगे आगे, तो मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया। वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई मिक्सिंग का ज्यादा कंसेप्ट नहीं आता कभी भी, लेकिन इसके अंदर मैंने बता दिया क्योंकि हम कुछ ऐसे मिक्सिंग्स यूज कर रहे होंगे किसी पार्टिकुलर विजेट के लिए जिसमें हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो हम उन मिक्सिंग्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने उसके साथ, क्लास के साथ। तो ये था सिंपल मिक्सिंग के बारे में कि कैसे मिक्सिंग को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात कर अगर जो हम बात करें उसकी क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ यूज नहीं होगा हमारे मतलब डेवलपमेंट टाइम में, तो मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ, उसे नहीं करेंगे हम। हम्म, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्ट हम एक इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं जिससे थोड़ा ना हमारे प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मतलब थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा, और कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है थोड़े से डार्ट के अंदर। और साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं डार्ट के, या फिर कैसे उनका सिंटैक्स यूज होता है जो भी है, तो वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है, एक स्नेक एंड लेडर, हम क्या करेंगे एक सिंपल स्नेक एंड लेडर गेम बनाएंगे, वो भी कंसोल एप्लीकेशन है, ऐसे नहीं कि यूआई वाली। अभी हम सिर्फ कंसोल बनाएंगे और उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, बाकी हम साथ साथ लिखेंगे, मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ। तो इसे अभी इग्नोर करो, हम क्लासेस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेयर क्लास पे आते हैं। मैंने क्या किया, एक प्लेयर क्लास डिफाइन की। अब इस प्लेयर का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक प्लेयर मतलब उसके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, नेम एंड देन स्कोर, और ये नीचे कुछ मेथड्स होंगे। अब एक एक करके इस मेथड्स के बारे में देखते हैं। हम्म, तो सबसे पहले मेरे पास एक मेथड है, वो है वैलिड वैल्यू। अब ये वैलिड वैल्यू क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो प्लेयर का स्कोर है और जो डाइस की वैल्यू आई। अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, अभी तुम बस वैसे देख लो कि डाइस की वैल्यू है वो, और प्लेयर का स्कोर अगर जो वो 100 से ज्यादा ऊपर हो गया, मतलब डेफिनेटली इनवैलिड इनवैलिड हो गया वो स्कोर, मतलब हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। जब ये लास्ट कंडीशन है, ये वो लास्ट कंडीशन है जब हम बिल्कुल 100 के पास पहुंच जाते हैं स्नेक एंड लीडर में, और तब हम यूज नहीं कर पाते जब हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है। तो उसके लिए है ये कंडीशन इम्प्लीमेंटेशन है एक तरह से। तो जैसे ही वो होगा वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, एल्स कंडीशन में वो ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड देन हमारे पास एक सेट स्कोर मेथड है। अब ये सेट स्कोर क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा डाइस में से उसकी वैल्यू, कि हाँ जो भी करंटली डाइस की वैल्यू आई थी उसमें ऐड कर देगा हमारे प्रीवियस स्कोर को, और करंट स्कोर बना देगा हमारा। और यहाँ पे एक मैसेज राइट कर देगा क्या, कि उस प्लेयर का नेम देन उसका स्कोर इज दिस, जो भी दिस डॉट स्कोर, देन टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सी मैंने ये मेथड था, ये तुम्हें बताया नहीं था तो इसीलिए अब बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दिखाने के लिए बस इसलिए यूज कर लिया यहाँ पे। अब ये क्या है, एक std out जो एक क्लास है जिसके अंदर एक राइट मेथड है, और ये डार्ट आईओ के अंदर एग्जिस्ट करती है, इनपुट आउटपुट जो भी है। तो
यहाँ से हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम वो करते हैं प्रिंटफ फंक्शन को। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जब हम इससे कुछ भी राइट करते हैं कंसोल में, तो फिर जो हमारा पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। जब भी हम प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें इसमें डिफरेंस। तो वेट अ मिनट। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट से स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्या, हेलो, एंड देन std आउट से डॉट राइट, एंड इसके अंदर क्या लिखता हूँ, हेलो लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हेलो लिखता हूँ। अब से रन कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर हेलो आया और नीचे भी हेलो आया, लेकिन यहाँ से हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चला। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस दिखाने के लिए इसको यहाँ से उठाते हैं और इसके नीचे डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देखा कि जो हेलो के साथ था ना, जो ऊपर इससे हेलो प्रिंट हुआ था std आउट से, इसके बाद जो पॉइंटर था वो नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, और जो प्रिंट्स हमारे पास फंक्शन था उसने डायरेक्ट उसी के साथ जोड़ के हेलो प्रिंट कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है ये जो राइट फंक्शन में और प्रिंट फंक्शन में। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर जो मैं इसके पीछे साइड में वही लगा देता बैक स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इससे क्या होगा, फिर वही प्रिंट प्रिंट फंक्शन की तरह काम करेगा ये। जैसे यहाँ पे आ गया हेलो, दोनों अलग अलग प्रिंट हुए हैं। अब तो इसको हटाते हैं हम। अब वो वापस चलते हैं अपनी क्लास के पास। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक और फंक्शन बनाया हुआ है। ये क्या है, हैज वन, कि क्या वो जीत चुका है प्लेयर। और इसके लिए सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ स्कोर चेक करना है कि क्या उसका स्कोर 100 हो गया। अगर जो दिस डॉट स्कोर 100 हो गया तो सिंपली वो ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ वो जीत चुका है। एंड अगर जो नहीं हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये दो फंक्शन है, इन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर मैप, मतलब मैप का यूज किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ स्नेक्स और लेडर्स होती हैं। अब स्नेक की कुछ इनिशियल मतलब स्टार्टिंग होगी कि कहाँ से वो शुरू हो रहा है सांप, कहाँ से मतलब वाइट है उसकी, कहाँ पे टेल है। ऐसे ही लेडर्स के केस में क्या होगा, कहाँ से वो स्टार्ट है और कहाँ पे एंड हो रही है लेडर। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये फंक्शन होगा, हर प्लेयर ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन होगा कि वो चेक करेगा कि क्या वो उसे लेडर मिली है कि नहीं। और उसके लिए हमें एक मैप पास करना पड़ेगा, लेडर्स नाम का, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेडर्स कैपिटल लेटर्स में दे दिया है क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे मैप किसका बनाया है, इंटीजर टू इंटीजर। मतलब एक की होगी इंटीजर नाम की, और जब हम उस की को पास करेंगे इस मैप के अंदर, देन हमें वो एक कोरस्पोंडिंग इंटीजर रिटर्न करेगा जो कि उसकी वैल्यू होगी। अब क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन, एक नॉर्मल गेटर होता है डॉट कीज नाम का, किसी भी मैप के ऊपर। मैंने क्या किया है, उसे एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये जो डॉट 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 देन लेडर्स डॉट कीज का ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना सिंटेक्स, इससे क्या होता है कि इसकी जो सारी कीज हैं वो एक एरे, एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो लिस्ट इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। मतलब ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर सारी जो कीज हैं वो कॉपी होके मतलब एक पूरी लिस्ट ऑफ इंटीजर बन जाएगी। देन मैंने उसके ऊपर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है कंटेन्स नाम का। ये चेक करेगा कि ये जो पार्टिकुलर स्कोर है, मतलब जो भी हमने ये दिस डॉट स्कोर दिया है, ये जो पार्टिकुलर इंटीजर है ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अगर जो एग्जिस्ट करता हुआ मतलब उसे लेडर मिल चुकी है, तो फिर हमने एक सिंपल प्रेट मतलब स्टेटमेंट प्रिंट करा दिए यहाँ पे, यू गॉट अ लेडर। एंड देन उसका स्कोर जो है वो हम चेंज कर देंगे लेडर डॉट दिस डॉट स्कोर। अब मैंने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रखा है, इसको हटा के देखते हैं ये क्या होता है, ये क्या एरर देता है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप इंट दिस कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल नॉर्मल इंट। मतलब हमारा जो दिस डॉट स्कोर है वो क्या है, एक इंट है जो कि कभी क्या नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता। बट ये जो है वो नल रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने तो मैप किसका बनाया था, इंटीजर से इंटीजर का। तो फिर वो नलेबल डाटा टाइप कैसे रिटर्न कर रहा है, वो इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि जब
अगर जो मैं कोई गलत की पास कर देता हूँ मैप के अंदर, जैसे कि मेरे पास एक मैप है जिसके अंदर वन की है एंड देन उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5, और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर जो मैं उसके अंदर 5 के या फिर 2 के करस्पॉन्डिंग कोई की चेक कर रहा हूँ, की डाल रहा हूँ 2 के करस्पॉन्डिंग, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो तो नल है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, नल है, क्योंकि 2 इसके अंदर की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर क्या होगा, वो नल डाटा नल रिटर्न कर देगा। ये समझ नहीं आ रहा। ये पूरा ही नहीं समझ आ रहा कि या ये नहीं समझ आया? ये मैप वगैरह ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैपिंग का नहीं समझ आ रहा, तो हम्म। हम क्या करते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो हमारे पास मैंने ये क्या बनाया हुआ है, लेडर्स का मतलब रैंडम वैल्यू दे रखी है, और ये मैप बना रखा है। मैप का पता है तुम्हें कि मैप में क्या होता है? नहीं। कि ठीक है, मैं बता देता हूँ मैप में क्या होता है। मैपिंग मतलब इस कंसेप्ट को हैशिंग बोलते हैं वैसे तो, लेकिन जैसे इसको मैप बना देते हैं उसको हम, हैश मैप होते हैं हमारे पास, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड मैप होते हैं, तो वो हम डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक ये डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो क्या करेगा, एक की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू रखेगा। मतलब 12 अगर जो मैं पास करूंगा लेडर्स के अंदर तो वो 12 रिटर्न करेगा। जब मैं ये 2324 पास करूंगा तो हमें ये 32,424 वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही यहाँ पे 234 पास करूंगा तो वो 12 रिटर्न करेगा, और 123 पास करूंगा तो 234 रिटर्न करेगा। ठीक है। मतलब नॉर्मल हैश फंक्शन का यूज किया ना, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। हाँ, वो यहाँ पे कुछ भी यूज किया हुआ है, हमें सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर का यूज करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ओके। तो फिर मैंने क्या किया हुआ है, अब मैं इसको इसके ऊपर जो फंक्शन है उसे रन करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेट करूँगा लिस्ट नाम का, और मैं लेडर्स के ऊपर डॉट कीज, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट एक गेटर है इसका, जिससे क्या होता है, ये जो कीज है यहाँ पे की कौन कौन सी है, यहाँ पे 12 की है, ये 2324 की है, ये 234 की है, एंड ये 123 की है। बाकी सारी क्या है, वैल्यूज हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या करेगा, ये जो डॉट कीज गेटर है, ये ना एक आइटरेटेबल मतलब इटरेटेबल क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। लेकिन जब हम ऐसे उसको जब असाइन करते हैं तो वो एक लिस्ट में कन्वर्ट होके आ जाता है हमारे पास। तो जब हम इस पे होवर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, आइटरेटेबल इंट आया है। ठीक है, आइटरेटेबल है ये, सिंपल। अब हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब जैसे आइटरेटेबल होता है ना, तो हम इसके ऊपर कुछ ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते इसकी वैल्यूज, जैसे लिस्ट में ऐसे वो क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसमें वैल्यू पास कर दूं, इंडेक्स पास कर दूं और वो वैल्यू ग्रैब हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिस्ट कन्वर्जन करते हैं इसकी। वो कैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से इसका नाम चेंज करके आइटर कर देते हैं। अब मुझे इसकी लिस्ट बनानी है, तो डार्ट के अंदर ये शॉर्टकट होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। क्या करना, या तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक वैल्यू उठाऊं आइटरेटेबल के, इटरेबल के जो भी है यार और फिर उसे एक एक करके लिस्ट के अंदर मतलब रन टाइम के दौरान अपेंड कर दूं, या फिर नॉर्मल इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू दे दूं। उसके अलावा जो हमारे पास मेथड होता है, एक सिंपल लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर 3 डॉट लगाएंगे, और उसके अलावा जो भी हमें आइटरेटेबल जो भी हमारे पास इटरेबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी, वो पास कर देंगे। अब क्या करेगा ये जो 3 डॉट्स का ऑपरेटर है, ये ऑटोमेटिकली एक एक करके इसकी वैल्यू उठाएगा और लिस्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसे, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या ये काम करता है, मतलब क्या काम करता है कि नहीं, क्या प्रिंट करेगा। हमारे पास क्या आ गई, एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर क्या है, 12
2 3 2 4 2 3 4 एंड 1 2 3, जो कि हमारे पास क्या थी, ये कीज थी, ये वाली। अब समझ आया? हाँ। तो ये यूज कर रहे थे हम, मतलब हम क्लास के इस फंक्शन के अंदर यही चीज यूज करेंगे। तो ये था नॉर्मली, और ये उसके बाद हमने क्या किया, उसके स्कोर को सेट कर दिया। अब हमें उसका एंड भी तो ग्रैब करना है ना लेडर का, कि हाँ, ये जो स्कोर था वो एग्जैक्टली सेम था जहां से एक लेडर शुरू होती है। अब लेडर शुरू होती है तो वो डेफिनेटली वहां से हम उसकी एंड पे पहुंच जाएंगे लेडर के। तो फिर वो वैल्यू ग्रैब करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, जो लेडर हमारे पास मैप था उसके अंदर ये वैल्यू उसके एक की पास कर दी, और की पास करने से क्या होगा, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे ये 12 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग मुझे ये जो 12 है ये प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली लेडर्स ये करके यहाँ पे 12 पास कर दूंगा। ठीक है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा हमारे पास ये दूसरा, ये जो 12 है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, या फिर ये लिखूंगा तो ये रिटर्न कर देगा। तो सिमिलर चीज मैंने वहां पे लिखी हुई है इधर। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है, ये क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे इस मैप का एग्जांपल लें हम, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 है ये, 4 है हमारे पास। अगर जो मैं इन 4 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, मतलब यहाँ पे 12 है, और ये 2324 है, 234 है एंड 123 है। इसके अलावा मैं अगर जो 10 13 ऐसा कोई भी नंबर पास करने की कोशिश करूंगा लेडर के अंदर, तो ये क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न करेगा, तो फिर हमें डेफिनेटली एक चेक लगाना पड़ेगा ना, कि हाँ, कहीं ये रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो नल तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है। अगर जो मैं यहाँ पे ना यूज करूँ तो ये फिर डायरेक्टली नल रिटर्न कर देगा, अगर जो कोई गलत वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे, जो कि स्कोर के अंदर असाइन हो जाएगी। लेकिन हमें पता है स्कोर क्या है, एक नॉन नलेबल क्वांटिटी हमारे पास, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा नल का, कि हाँ ये नल तो नहीं है। तो सिंपली मैंने ये किया हुआ है, और सेम चीज मैंने कॉपी कर दी है स्नेक्स के लिए। स्नेक के अंदर भी क्या होगा, हम पहले उसकी कीज के एक एरे बना लेंगे, उस एरे के ऊपर डॉट कंटेन्स नाम का फंक्शन कॉल कर देंगे, और अगर जो वो ट्रू रिटर्न करता है तो डेफिनेटली उसको सांप काट गया भाई, सांप काट गया, तो वो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट की हुई है कि नाउ इसका स्कोर ये है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्नेक क्या होता है, अप टू डाउन पहुंचा देता है हमें उस बोर्ड के अंदर, मतलब जहां से उसकी बाइट हुई उसके बाद वो टेल पे पहुंचा देगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका स्कोर है वो सेट कर देंगे हम, दिस डॉट स्कोर इक्वल टू, जो हमारे पास स्नेक्स का मतलब स्नेक का मैप था उसके अंदर हम पास कर देंगे उसका स्कोर। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी ना, ये डेफिनेटली कम होगी, जो मतलब हम क्या कहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्कोर है, क्योंकि सांप काटता है जब हमें नॉर्मल से निकल लेडर गेम में, तो हम नीचे चले जाते हैं तो स्कोर कम हो जाता है हमारा। तो अब यहाँ पे भी वो सेम एरर दे रहा है कि हाँ ये नल रिटर्न कर सकता है, तो हम इसके लिए चेक लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम चेक कैसे लगाएंगे, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अजय, स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है ना? हाँ, तो जो आपने मैप में जैसे कीज ली है वो 100 से ज्यादा कैसे हो सकती है? लेडर्स नहीं वाले मैप में जैसे कीज ली। ये तो रैंडम वैल्यू ले रखी है अभी यहाँ पे। मतलब मैंने बस दिखाया है ये, अभी मैंने लीडर्स और वो स्नेक्स को सेट नहीं किया। तो वैसे 100 तक ही आ सकती है ना मैक्सिमम? हाँ, वो तो मतलब हमारा जो बोर्ड होगा उसके उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे कि यहाँ से लेडर शुरू हो रही है एंड देन यहाँ पे खत्म हो रही है। हम्म, ठीक है, तो ठीक। ये तो सिंपल एग्जांपल लेने के लिए बस मैंने डाली हुई थी वैल्यूज।
तो ये हो गया हमारे पास एक प्लेयर का स्ट्रक्चर, मतलब एक प्लेयर के पास क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और क्या क्या मेथड्स होंगे, वो हो गया। अब उसके अलावा हमारे पास एक डाइस क्लास भी है। हमारे पास एक डाइस भी तो होना चाहिए, जिसको हम स्क्रॉल करें, उसके बाद हमारे पास स्कोर स्कोर आए, जो भी वैल्यू आए वो। मैंने क्या किया हुआ है, डाइस के अंदर जो दोनों चीजें बनाई है ना, एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया उसके अंदर वैल्यू उसकी, एंड देन जो उसका एक मेथड डिफाइन किया है स्क्रॉल डाइस का, उसको भी स्टैटिक बनाया। अब ये स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अब अगर जो मैं एक डाइस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो उसकी जो, जब हम ये मैं वैल्यू ग्रैब करूंगा ना, तो वो कुछ आएगी, जैसे यहाँ पे जीरो आएगी अगर जो मैं इनिशियली ग्रैब करूंगा। और मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसकी भी जीरो ही आएगी क्योंकि इनिशियली तो जीरो है। लेकिन अगर जो मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो फिर क्या होगा, वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की, डाइस के सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को चेंज कर देगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक का अगर जो मैं वैसे नॉर्मल बोलूँ, जैसे हर एक प्लेयर है, जैसे मैं प्लेयर का ये एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, जितने भी प्लेयर्स हैं वो खेल तो एक ही गेम रहे हैं, स्नेक एंड लेडर, है ना। तो फिर अगर जो मुझे ये चीज लिखनी है, तो मैं इसे स्टैटिक बनाऊंगा, ना कि हर एक प्लेयर का अलग अलग सेट करूंगा। स्टैटिक बनाने से क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा सबका। अब ये स्टैटिक का मतलब ये क्या है, ये कॉमन है पूरी क्लास के कंपैरिजन में। मतलब क्या होगा, सब में, सबके पास जो वैल्यू होगी ना, डाइस से हम जब भी वैल्यू एक्सेस करेंगे, मतलब वैल्यू, तो फिर वो हमेशा सेम आएगी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, डाइस के कितने भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। और ऐसे ही ये एक फंक्शन है कि हाँ, ये फंक्शन तो सबके पास कॉमन है, ये तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो या फिर वो। तो ये इसके अलावा जो खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग डिफाइन कर सकते हैं हम, किसी भी इसके अंदर, प्लेयर के अंदर भी कर सकते थे हम, लेकिन हमने अलग से कर दिया डाइस को, क्योंकि डाइस एक अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाइस डॉट वैल्यू को कॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया हुआ। पैरेंथेसिस से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देन उसके ऊपर हम वैल्यू को कॉल करेंगे। लेकिन हमें पता है कि क्योंकि वैल्यू जो है वो एक स्टैटिक इंटीजर है हमारे पास, जो कि सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, तो हम उसको एक्सेस किस नाम से करेंगे, उसकी क्लास के नाम से करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के नाम से। मतलब हमें डाइस का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और इसी तरह से हम इसका स्क्रॉल डाइस का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, डाइस डॉट स्क्रॉल डाई करके, एंड देन पैरेंथेसिस लगा देंगे। ये सिंपल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस ये लिखा हुआ है। ये क्या होगा, हमेशा अपडेट होती रहेगी, जैसे जैसे स्क्रॉल डाई स्क्रॉल होगा, हमने जैसे ही डाई स्क्रॉल करेंगे, तो एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, रैंडम डॉट इंट। अब यहाँ पे जो रैंडम है ना, ध्यान से देखो, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है रैंडम का, क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस लगाया हुआ है। ये जो एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, एंड देन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट डॉट इंट कॉल कर रहा हूँ। अगर जो मैं ये ना करूँ, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये जो है एक स्टैटिक मेथड नहीं है। अगर जो स्टैटिक होता ना नेक्स्ट इंट, तो हम इसे रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट करके ही कॉल कर सकते थे। ये कौन सी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, ये डार्ट डॉट मैथ में एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी पड़ी। और जब भी हम एक क्लास के नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो क्या आ जाता है, तो फिर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर उसके फंक्शन और मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक जो बोला उसमें कुछ डाउट? प्लेयर क्लास में जो डाइस वैल्यू यूज कर रहे हो इनहेरिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब आवाज कट रही है तुम्हारी। जो प्लेयर क्लास में हम डाइस डॉट वैल्यू यूज कर, हाँ, उसमें मतलब पहले क्लास में डाइस क्लास को इनहेरिट नहीं करना पड़ेगा, तब यूज कर सकते हैं ना। इनहेरिट करने से क्या होता है, इनहेरिट करने से हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करवा सकते हैं। मतलब उसके अंदर वो उसी का पार्ट बन जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का, जो हम नई क्लास जो हम बना रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स का।
लेकिन हमें उसका कोई पार्ट नहीं बनना, बस हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डाइस डॉट वैल्यू कर रहे हैं, जो भी डाइस का मतलब ये है करंट सिचुएशन, उसकी वैल्यू ये ग्रैब कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं। और ये एक्चुअली में है तो ये एक मेथड ही ना, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तभी रन होगी ना जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे तब तक एक डाइस तब तक डाइस में कुछ ना कुछ होता रहेगा, और क्या पता ना भी हुआ हो तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू तो है ना उसकी डाइस की, मतलब वैल्यू तो है ना जीरो जो हमने इनिशियलाइज की हुई है, तो वो रिटर्न हो जाएगी हमें। ठीक ओके, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमें हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, हमें क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं हमारे पास सबके साथ क्या होगा, बारी बारी करके हम क्या करेंगे, एक डाइस स्क्रॉल करेंगे हर एक पर्सन के लिए, हर एक प्लेयर के लिए, और फिर क्या करेंगे, उसके स्कोर को चेक करेंगे कि क्या मतलब वो जीता तो नहीं है। फिर ये चेक करेंगे कि क्या उसे लेडर मिली है कि नहीं, या फिर उसे स्नेक मिला है, उसे स्नेक ने बाइट किया है कि नहीं, और उससे पहले तो हम सेट स्कोर करेंगे ही। और ये इंटरनली भी जो ये चेक फॉर लीडर है ये क्या कर रहे हैं, उसका स्कोर सेट करते जा रहे हैं जब उसको लीडर मिल रही है या फिर स्नेक बाइट कर रहा है। तो इसका आगे का कोड हम कल लिखेंगे, मतलब कल हम क्या करेंगे, इसका मेन जो क्रिएशन काम है वो करेंगे, और वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो सिंपल है, बस हमें एक एक्स्ट्रा चीज देखनी पड़ेगी, वो होगा जैसे सी के अंदर एक फंक्शन होता था गेट सी एच, उससे क्या होता था, स्क्रीन होल्ड हो जाती थी, हम इसके अंदर भी स्क्रीन होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, गेट सी एच की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमारे पास गेट सी एच फंक्शन डार्ट के अंदर नहीं होता, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक अलग से स्टैक मतलब एक उसका जो रीड, हमारे पास जो फंक्शन होता है रीड असिंक लाइन होती है, जो रीड असिंक लाइन, ये जो फंक्शन होता है इसी तरह से एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है स्टैंडर्ड इनपुट क्लास के अंदर, वो होता है रीड असिंक बाइट, उसकी मदद से हम इम्प्लीमेंट करेंगे गेट सी एच को, देन आगे हम उसका मतलब ये जो बचा हुआ कोड है वो लिखेंगे। तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, बाकी का हम कल देखते हैं।